हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट पे बैक पीरियड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल की हेल्प से आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम पे बैक पीरियड कैलकुलेट करते हैं और पे बैक पीरियड के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं कि किस प्रोजेक्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किस प्रोजेक्ट में नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो पे बैक मैथड के रिगार्डिंग जो थ्योरेटिकल हमारा डिस्कशन था वो ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो। आज हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो जो हम एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं वो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। क्या लिखा है? चंद्र लिमिटेड इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ अ मशीन। चंद्र लिमिटेड एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो क्या करना चाह रही है, एक मशीन को परचेज करना चाहती है। और मशीन के जो है उसके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, या तो वो मशीन ए परचेज कर ले या मशीन बी परचेज कर ले। दोनों की कॉस्ट तो सेम है जो कि 50,000 है, पर जो दोनों की अर्निंग्स हैं आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन वो डिफरेंट है और कुछ इस तरह से है जैसे कि आपको इस टेबल में दिखाई दे रही है। मशीन ए की अर्निंग्स कुछ इस तरह से है ड्यूरिंग द लाइफ पीरियड ऑफ 5 ईयर और मशीन बी की अर्निंग्स कुछ इस तरह से हैं। हमें जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, दैट यू हैव टू टेल कि विच मशीन वुड बी मोर प्रॉफिटेबल फॉर द इन्वेस्टमेंट अंडर द पे बैक पीरियड मैथड। कि पे बैक पीरियड मैथड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऑर्गेनाइजेशन को, चंद्र लिमिटेड को, किस मशीन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि जो पे बैक पीरियड है वो क्या होता है। पे बैक पीरियड जो है वो पीरियड होता है विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिकवर द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट हुई है प्रोजेक्ट में वो है 50,000 की, तो 50,000 को रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा एक ऑर्गेनाइजेशन को, वो पे बैक पीरियड कहलाता है। ठीक है, तो पे बैक पीरियड जो है हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें जो है इनफ्लोज चाहिए। क्या चाहिए? कैश इनफ्लोज। और हमारे पास जो गिवन है वो क्या गिवन है? आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन अर्निंग्स। जो डेप्रिसिएशन है वो कोई हमारा आउटफ्लो तो नहीं है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन में ही रहता है जो पैसा होता है। ठीक है, इट्स जस्ट अ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो इन्होंने जो हमें अर्निंग्स दे रखी हैं वो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद दे रखी हैं, बट हमें जो है कौन सी अर्निंग चाहिए? हमें वो अर्निंग्स चाहिए जो कि आफ्टर टैक्स हो बट बिफोर डेप्रिसिएशन हो। तो हमें इन अर्निंग में जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो दोबारा से ऐड करनी पड़ेगी। क्या कैलकुलेट करने के लिए? कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, और हम क्यों ऐड बैक कर रहे हैं डेप्रिसिएशन को? क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है कोई आउटफ्लो नहीं होता, वो कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता। कैश आउटफ्लो सिर्फ टैक्स होता है, इसीलिए उसको अर्निंग में से माइनस करते हैं कैश इनफ्लो कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, और डेप्रिसिएशन अगर हमें माइनस कर दे रखा है तो हमें उसे ऐड बैक करना पड़ेगा ताकि हमारे पास कैश इनफ्लोस की अमाउंट आ जाए आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा काम रहेगा वो यही रहेगा कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है कितना है और उसको ऐड बैक करना है इन अर्निंग्स में, क्योंकि ये आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन दे रखी है और जो हमें चाहिए वो बिफोर डेप्रिसिएशन चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि जो डेप्रिसिएशन है वो स्ट्रेट लाइन मैथड पर कैलकुलेट किया गया था। तो स्ट्रेट लाइन मैथड पर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो भी हमारे पास असेट की वैल्यू होती है उसको डिवाइड कर दिया अगर नंबर ऑफ़ यूज़फुल लाइफ से, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाता है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास यहाँ पर 50,000 है और अगर मैं 50,000 को डिवाइड बाय 5 कर दूँ तो क्या आएगा? 10,000 आएगा ना। तो जो 10,000 है वो हमारा ईयरली डेप्रिसिएशन है। ठीक है, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन अगर हमें देखना है कि कितना है तो वो आ जाएगा 10,000 ईच ईयर, क्योंकि हमारा जो मेथड है क्वेश्चन में गिवन है कि वो स्ट्रेट लाइन बेस है। ठीक है, तो ये आ गई डेप्रिसिएशन की अमाउंट। और ये जो है प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी दोनों के लिए सेम है, क्योंकि दोनों में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए वो 50,000 चाहिए, क्योंकि दोनों मशीन की जो कॉस्ट है वो 50,000 है। मशीन बी के केस में भी हमारे पास जो डेप्रिसिएशन है वो कितना है? 10,000 ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये लिख लेती हूँ।
अब हमें क्या चाहिए, कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स। अब हम क्या करेंगे, कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए आफ्टर डेप्रिसिएशन वाले में जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है उसे ऐड बैक कर देंगे, मतलब कि 15,000 प्लस 10,000, तो ये 25,000 हमारे पास आ गए कैश इनफ्लोज। ठीक है, उसी तरह से सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट कर लीजिए। देन फॉर थर्ड ईयर, 4 ईयर के कैश इनफ्लोज आ गए हमारे पास 25,000 और 5th ईयर के आ गए 20,000। सिमिलरली प्रोजेक्ट बी के लिए कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ गया 15,000, देन 25,000, देन 30,000, देन 40,000 एंड देन अगेन 30,000। ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास कैश इनफ्लोज। बट पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने का हमारे पास यहाँ पर 2 डिफरेंट मेथड गिवन है। एक मेथड तो वो जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं उस टाइम पर जब हमारे जो प्रोजेक्ट है वो इक्वल कैश इनफ्लो जनरेट कर रहा हो ईच ईयर। बट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हर साल जो कैश इनफ्लोज हो रहे हैं वो डिफरेंट हैं, सेम तो नहीं दिखाई दे रहे ना आपको। तो मतलब हम फर्स्ट मेथड के साथ तो जा नहीं सकते, तो हम सेकेंड मेथड की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड मेथड को तब अडॉप्ट किया जाएगा जब प्रोजेक्ट जो है क्या कर रहा हो, अनइक्वल कैश इनफ्लोज जनरेट कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करना है पे बैक पीरियड, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप कैश इनफ्लोज टिल द टाइम दे बिकम इक्वल टू ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। कैसे कैलकुलेट करना है, एडअप करते चले जाना है कैश इनफ्लोज को उस टाइम तक जब तक कि आपके जो कैश इनफ्लोज हैं वो किसके इक्वल ना आ जाए, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट के। तो एडअप जो करते जाना है कैश इनफ्लोज को, उसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं कि फर्स्ट ईयर के हमारे कैश इनफ्लोज होंगे 25,000, बट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर देखें तो हमारे जो टोटल कैश इनफ्लोज होंगे वो कितने होंगे, 30 प्लस 25, जो कि आ जाएंगे 55,000। ठीक है, उसी तरह अगर आप देखें कि एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर हमारे पास टोटल कितने कैश इनफ्लोज होंगे, तो वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 25,000 प्लस 30,000 प्लस 35,000, तो ये आपके पास आ जाएंगे 90,000। सिमिलरली अब आप क्या करोगे, 90,000 में ऐड कर दोगे 25,000, ये आ गए आपके पास 1,15,000। देन 1,15,000 में प्लस करो 20,000, तो आपके पास आ गए टोटल 1,35,000 एट द एंड ऑफ द 5th ईयर। तो ये है क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज। ठीक है, अब हमने एडअप करते चले गए ना कैश इनफ्लोज को। अब हमें कहाँ पर रुकना है पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए, वहाँ रुकना है जहाँ हमारी जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर हो जाए। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट थी वो थी 50,000, तो 50,000 के हमारे कहाँ रिकवर होंगे, पहले साल तो 25,000 रिकवर हो रहा है, दूसरे साल 55,000 रिकवर हो रहा है। तो मतलब हमारे जो 50,000 रिकवर होंगे वो सेकेंड ईयर में होंगे। 1 ईयर से ज़्यादा का टाइम लगेगा बट 2 साल से कम का टाइम लगेगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 50 में से 25 तो पहले साल ही हो गए, बचे कितने, 25,000 बचे, और 25,000 आपको रिकवर करने हैं सेकेंड ईयर में। अगर हम सिर्फ सेकेंड ईयर का कैश इनफ्लो देखें तो कितना हो रहा है, 30,000। ठीक है, 30,000 कैश इनफ्लो हो रहा है सेकेंड ईयर में, तो ये आपको 30,000 एक साल में हुआ, तो 25,000 कितने ईयर में होगा, तो 25,000 डिवाइड बाय 30,000 कर लीजिए, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी कि 0.83 ईयर्स हमें टाइम लगेगा। ठीक है, इन द सेकेंड ईयर, कि सेकेंड ईयर में 0.83 का हमें टाइम लगेगा टू रिकवर द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। तो एक साल तो लगा 25,000 रिकवर करने के लिए और बाकी बचे हुए 25,000 रिकवर करने के लिए 0.83 ईयर लगे। तो टोटल कितना टाइम लगा, 1.83। ठीक है, 1.83 हमारा जो है पे बैक पीरियड आ गया प्रोजेक्ट ए का। समझ आया कैसे कैलकुलेट किया हमने क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज देखे।
क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज जो हमारे पास फर्स्ट ईयर में थे वो थे 25,000, ठीक है। बट हमने जो टोटल रिकवर करने हैं वो है 50,000। 25,000 तो पहले साल में हो गए और बचे हुए 25,000 हमें सेकेंड ईयर में रिकवर होंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है कि जो सेकेंड ईयर की जो इनफ्लो की अमाउंट है वो है 30,000, ठीक है। बट 30,000 तो पूरे एक साल में रिकवर हुए हैं, तो कितना टाइम पीरियड लगा होगा 25,000 को रिकवर करने के लिए। तो वो कैसे कैलकुलेट करना है, जितना आपने रिकवर करना है डिवाइडेड बाय जो टोटल आपको इनफ्लो हुआ है उस ईयर में, तो आपके पास आ जाएगा वो टाइम पीरियड जो आपको लगेगा टू रिकवर द रिक्वायर्ड अमाउंट, ठीक है। तो 0.83 का टाइम पीरियड लगेगा 25,000 को रिकवर करने में, और पहला साल 1 ईयर का टाइम लगा 25,000 को रिकवर करने में। तो 25,000 प्लस 25,000 50,000 हो गए, और टोटल जो पीरियड लगा वो कितना लगा 1.83। तो पे बैक पीरियड जो आया प्रोजेक्ट ए का वो कितना आया 1.83। सिमिलरली हमने क्या करना है, प्रोजेक्ट बी का भी पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है। प्रोजेक्ट बी के कुछ हमारे जो कैश इनफ्लोज हैं वो इस तरह से हैं। सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज निकालेंगे, तो वो कैसे निकालते हैं, 15,000 प्लस 25,000 हमारे पास कितने आ जाएंगे 40,000। देन 40,000 प्लस 30,000 कितने आ गए 70,000। देन 70,000 प्लस 40,000 कितना आ जाएगा 1,10,000, और 1,10,000 प्लस 30,000 हमारे पास आ जाएगा 1,40,000। हमें जो रिकवर करना है वो कितना करना है 50,000। हमें दिख रहा है कि सेकेंड ईयर के एंड तक तो हमें 40,000 रिकवर हो जाएंगे, मतलब कि हमें 2 ईयर प्लस का जो है टाइम लगेगा। तो 2 इयर्स का टाइम तो हमें लग ही रहा है, क्योंकि 2 इयर्स के एंड पे जो टोटल हमारा इनफ्लो होगा वो कितना होगा 40,000, क्योंकि 15 पहले साल 25 दूसरे साल, तो टोटल कितना हो गया 40,000। बट हमें रिकवर करना है 50,000, तो मतलब हमें थर्ड ईयर का भी टाइम लगेगा। बट कितना थर्ड ईयर में से, क्योंकि पूरे साल में तो 30,000 रिकवर हो रहे हैं, बट हमें जो बचा हुआ अमाउंट है उसे ही तो रिकवर करना है। बचा हुआ अमाउंट कितना है 10,000, क्योंकि 40,000 तो रिकवर हो गए एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, बचा हुआ है 10,000। तो 10,000 डिवाइडेड बाय जो आपको रिकवर हो रहा है थर्ड ईयर में कितना हो रहा है 30,000। तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, 10 डिवाइड बाई 30 कितना होता है 10 डिवाइड बाई 30 0.33। तो 0.33 ईयर्स का टाइम लगेगा आपको थर्ड ईयर में, और यहाँ पर 2 साल लगे 40,000 को रिकवर कर रहे हैं, तो 2 इयर्स प्लस 0.33, तो ये कितना हो गया 2.33 बी प्रोजेक्ट का हमारा पे बैक पीरियड आ गया, ठीक है। तो आपको अपनी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी उसको रिकवर करने में 1.83 ईयर्स लगेंगे अंडर प्रोजेक्ट ए, और 2.33 ईयर्स लगेंगे अंडर प्रोजेक्ट बी। तो जिसमें आपको कम टाइम पीरियड लग रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने में, आपको उस प्रोजेक्ट के साथ जाना चाहिए। तो हम क्या रिकमेंड करेंगे, दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड गो विथ प्रोजेक्ट ए बिकॉज मशीन ए इज़ मोर प्रॉफिटेबल, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो पे बैक पीरियड है वो लोअर है देन द पे बैक पीरियड ऑफ मशीन बी। तो ये था हमारे पास एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन अंडर द पे बैक पीरियड मेथड। आई होप सो कि आपको जो है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।